From last 3 to 5 years, UPSC is doing a new thing that is called merging of themes. ये थीम्स क्या होते हैं? वो इंटरेस्ट जोन होते हैं जहां पे यूपीएससी बार बार सवाल पूछता है। आज भी यूपीएससी प्री का पेपर 95% प्लस पेपर यानी 95 प्लस क्वेश्चंस आज भी थीम से ही होते हैं सर। लेकिन यूपीएससी ने कुछ नया क्या किया? नया ये किया, पहले एक थीम से एक क्वेश्चन पूछता था, अब मल्टीपल थीम्स को मर्ज करके सवाल पूछता है। जब तक यूपीएससी के एग्जामिनर का माइंडसेट नहीं समझेंगे तब तक ये समझ ही नहीं सकते यूपीएससी सवाल कैसे पूछता है, उसका बनाने का ढंग कैसा है, टाइप्स ऑफ ऑप्शन कैसे हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे हैं, कैसे वो थीम्स को मर्ज कर रहा है। यूपीएससी एग्जामिनर को समझेंगे तभी यूपीएससी का प्री क्वालिफाई कर पाएंगे। हार्डवर्क तो सब कर रहे हैं, किताबें तो सब पढ़ रहे हैं, किताबों के बाद किताबें पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, किताबों के बाद आप एक्स्ट्रा प्लस में क्या है मेहनत कर रहे हो, कैसे आप एग्जामिनर ओरिएंटेड तैयारी कर रहे हो, एग्जामिनेशन को निकालना है, ज्ञानी बनने के लिए तैयारी तो नहीं कर रहे हो। ज्ञान बटोरना तो ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन करना है तो एग्जामिनर को समझना पड़ेगा। मैं आज आपको समझाऊंगा कि इस मर्जिंग ऑफ थीम की टेक्निक से यूपीएससी इस बार के प्री यानी प्री 2025 में कौन सा सवाल पूछ सकता है। साथ में अगर आप कहेंगे कि सर आप ये बताओ हमें कि यूपीएससी थीम्स को मर्ज कहां पर किया है, कैसे कैसे किया है, कोई एग्जांपल है क्या आपके पास, उसकी भी मैं एक वीडियो स्टैंड अलोन अकेले वीडियो बना सकता हूं जहां पर मैं मर्जिंग ऑफ थीम्स यूपीएससी कैसे करता है, नेचर क्या है यूपीएससी के एग्जामिनर का, वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। पर कमेंट में आपको लिखना पड़ेगा भाई कि आई वांट मर्जर ऑफ थीम्स। देखते हैं कितने लोग को रिक्वेस्ट करते हैं और कितने लोगों को जरूरत है। जितने लोगों को जरूरत होगी उसके हिसाब से मैं ये कोशिश करूंगा कि मर्जर ऑफ थीम यूपीएससी कैसे करता है इसके बारे में वीडियो बनाऊं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा। 2 या 4 नंबर आपको देकर जाएगा ये टॉपिक। ये यूपीएससी का फेवरेट जोन है और इनको मर्ज करके यूपीएससी सवाल बनाएगा। पर सर होली है, इतने दिनों से कह रहे हैं होली है तो कुछ डिस्काउंट दे दो। ओके देन दिस इज 15% फ्लैट, एक्स्ट्रा 15% ऑफ इन दिस होली। तो हैप्पी होली टू एवरीवन इन एडवांस। और अभी से लेकर, इसी समय से लेकर, इसी क्षण से लेकर जब तक होली एंड नहीं हो जाएगी तब तक ये कूपन आपके लिए वैलिड रहेगा जिसका नाम है हैप्पी होली। और ये याद दिलाएगा कि मैं इस होली में ये चाहता हूं कि इस होली में रंग इतने भर जाएं आपके जीवन में, और एक रंग जो होगा इस प्री 2025 की सक्सेस का भी भर जाए। और उसके लिए जो मैं आपकी मदद कर सकता हूं अपने पेड कोर्सेज से, उसमें थोड़ी सी अफोर्डेबिलिटी का और एंगल डालने के लिए जो फ्लैट ऑफ है वो तो रहेगा, एक्स्ट्रा 15% ऑफ भी आपको मिल जाएगा। मेरे पास कोर्सेज कौन से आप देख सकते हैं। कंटेंट बेहतर करना है तो फिल्म परफेक्शन कोर्स, कंटेंट यानी हर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे प्री ओरिएंटेड, प्री की जो थीम्स है उन्हीं के ओरिएंटेशन के हिसाब से आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब पढ़ाएंगे। साथ में सीसेट भी इसी में इंक्लूडेड है। लेकिन अगर माइंडसेट बिल्ड करना है, जो एग्जामिनर का माइंडसेट होता है, थीम्स कौन सी इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करने होते हैं, ब्रह्मास्त्र क्या होते हैं, ब्रह्मा का अस्त्र इज अ रैशनैलिटी, जो मैं सिखाता हूं जिससे आपके सवाल आराम से होते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ द माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम। ये हिस्ट्री में कोई नहीं करता है, ये सिर्फ मैं करना शुरू किया हूं। अब कॉपी करके लोग और भी कर सकते हैं, वो अलग बात है, पर ये काम मैं कर रहा हूं। माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम 3-4 सालों से, 3 ईयर से ये माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम चल रहा है और इसने बहुत बेहतर रिजल्ट दिए हैं। कंटेंट के लिए अगर आपको करना है तो आप फिल्म परफेक्शन कोर्स भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई भी आपका एक वीक पॉइंट सब्जेक्ट है तो कोई सब्जेक्ट करना है, इकोनॉमी मॉड्यूल भी है हमारे पास, पॉलिटी का मॉड्यूल भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, एनवायरनमेंट भी है, एनवायरनमेंट इन जस्ट 999, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन जस्ट 99, इसके ऊपर भी एक्स्ट्रा 15% आपको ऑफ मिलेगा। तो मैंने अफोर्डेबिलिटी का पूरा एंगल रखने की कोशिश की है। आपका जो वीक पॉइंट हो उस वीक पॉइंट को आप कैप्चर कर सकते हैं और उसको अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। मैं अपने पेड कोर्सेज से आपकी मदद कर रहा हूं विद एटमोस्ट सिंसियरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। सभी के सभी टीचर्स के लेक्चर्स, डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। मैंने खूब ढेर सारे डेमो लेक्चर डाल रखे हैं, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की है, पूरा एथिकल बिहेवियर शो किया है। जब हमने कहा कि कोर्स स्टार्ट होगा, जब हमने कहा एंड होगा, जितने लेक्चर में होगा, इकोनॉमी एंड हो गया 30 लेक्चर्स में, और पूरा कॉम्प्रिहेंसिवनेस प्री के लिए जो रिक्वायर्ड है वो भी किया है। पॉलिटी एंड हो गया, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इस यहाँ पे चल रहा है फिल्म परफेक्शन कोर्स में। आप इसको जरूर चेक कीजिएगा। लेकिन माइंडसेट बनाना है तो माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम देखना ना भूलें। प्रमोशन कहें तो प्रमोशन कह सकते हैं, परसेप्शन आपका है, प्रमोशन भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि इनको पेड कोर्सेज की मदद से मैं आपकी कैसे मदद कर रहा हूँ। देखिए, आप पेड कोर्सेज कहीं ना कहीं तो लेते होंगे, लेकिन अगर वहां से क्या मिलता है आपको आउटपुट और यहां से क्या मिलता है आउटपुट, एक बार कभी ज्वाइन करेंगे तब शायद आपको पता चलेगा। जिन्होंने ज्वाइन किया वो आपको बेहतर बता पाएंगे। आइए इस थीम पर चलते हैं कि यूपीएससी इस बार क्या सवाल पूछ सकता है। थीम नंबर 1 फ्रॉम द पॉलिटी इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यूपीएससी ने 2024 के भी सवाल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पूछे और बहुत बार से यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर सवाल पूछता है।
जैसे कि अगर आप देखें 2017 में भी यूपीएससी ने पूछा था विच प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग वाज एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जवाब मुझे कमेंट में दे दो भाई, बिल्कुल। ये सवाल पूछा। फिर 2023 में भी सवाल पूछा, हालांकि ये सवाल यूपीएससी ने रिमूव कर दिया, पर उसका फोकस क्या था? उसका फोकस था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज वाइडली बिलीव्ड टू बी इनेक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। पहला 42nd, 44th एंड 86th, which means यूपीएससी ने सवाल रिमूव किया बिकॉज ऑफ द वेगनेस ऑफ द क्वेश्चन, बट उसका फोकस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, और इसीलिए यूपीएससी ने 2024 में 2 सवाल पूछकर ये एकदम क्लियर कर दिया कि ये अमेंडमेंट का जो थीम है वो मेरा फेवरेट थीम रहने वाला है कुछ समय और। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक विमेन इंपॉर्टेंट थीम है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थीम है, दोनों को मर्ज किया और कितना बढ़िया सवाल पूछा है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। सेम सवाल टेलीग्राम पर जब ये क्वेश्चन नहीं भी आया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम ऐसे ही प्रिडिक्ट एंड अनप्रेडिक्टेबल सीरीज में बता रहा था 2024 वाली में, 2024 वाली में, और इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी बनाया था। वो क्वेश्चन भी मैच हुआ है। जब प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज 2025 आप देखोगे तो आपको जो समझ आएगा ना, वो आपकी दुनिया, आपके पढ़ने का तरीका ना बदल दे तो कहिएगा। और ये स्मार्ट अप्रोच लगाइएगा तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस, जो ऊर्जा, जो पॉजिटिविटी आएगी, आपको गेम में जीत जरूर दिलाएगी। यस, तो एक सवाल, एक क्वेश्चन नारी शक्ति वंदन अधिनियम से एंड आर्टिकल 368 के ऊपर ही सवाल पूछ लिया कि 368 से पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एडिशन, वेरिएशन, रिपील किससे कर सकता है? सबसे कर सकता है। आंसर पे मेरा फोकस नहीं है, मेरा फोकस ये बताने में है कि यूपीएससी के जो थीम है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि यहां से यूपीएससी सवाल पूछ रहा है, थीम है, सवाल पूछ रहा है, इसलिए क्या ये थीम इंपॉर्टेंट हो सकती है इस बार? बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो सकती है। और इसीलिए इस थीम के बेसिस पर ही मैंने आपको 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो भी बना रखी है। प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज को, प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कीजिएगा। ये मैंने पूरा 42nd अमेंडमेंट क्यों समझाया था, क्योंकि ये अमेंडमेंट आया था 1976 में और इसको 50 इयर्स कंप्लीट हो गए थे। तो मैंने इसके बारे में जितने भी एडिशन किए इस अमेंडमेंट ने, जितना भी रिमूव किया, रिपील किया चीज़ों को, मैंने सब कुछ बताया है एक ही वीडियो में। प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज फॉलो करेंगे तो वहां पर आपको वीडियो की लाइन में वो चीज़ मिल जाएगी। तो ये चीज़ें मैं क्यों करता हूं? ताकि आपको गेन हो। पिछली बार इसी प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज 2024 से 27+ क्वेश्चन आए थे। जब आप ये सीरीज शुरू करोगे, प्लेलिस्ट शुरू करोगे 2025 वाली, तो पहली वीडियो मिल जाएगी जहां पर मैंने ये आपको बताया भी है। तो ये थीम है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सेकंड थीम जो इंपॉर्टेंट यूपीएससी की, दैट इज शेड्यूल। शेड्यूल का पीछा नहीं छोड़ा यूपीएससी ने, और ध्यान से देखिएगा, which one of the following schedules of the Constitution of India contains provision regarding to anti defection? अब ध्यान देना शुरू कीजिए, एंटी डिफेक्शन किसमें है? और आप सबको पता है आंसर 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन, 2014 का ये क्वेश्चन। उसके बाद यूपीएससी ने 2022 में पूछा, विथ रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया, the law specifies that the nominated legislator cannot join any political party within the 6 months of being appointed to the house. The law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide a defection case. इसका आंसर मुझे कौन बताइए? लेकिन फोकस एरिया क्या? शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है। तो लॉ यहाँ पे एंटी डिफेक्शन के बारे में पूछा। 2023 के पेपर में 2023 में शेड्यूल एरिया से सवाल पूछा। With reference to schedule areas in India, which of the following statement is correct? Within the state, the notification of an area, schedule area, takes place through an order of the president. Larger administrative unit forming a schedule area is the district, and the lowest is the cluster of village in the block. And the chief minister, क्या चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है? चीफ मिनिस्टर ऑफ कंसर्न। कैसे ये चेंज करता है वर्ड क्यों चेंज करता है, कहां पर चेंज करता है? यही माइंडसेट बड़े प्रोग्राम में सिखाते हैं कि ये फ्रेमिंग कैसी है, 3 स्टेटमेंट, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, इसको हैप्पैजार्ड एलिमिनेशन टाइप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब सीखना बहुत जरूरी भी है। वो माइंडसेट बड़े प्रोग्राम का पार्ट भी है, कभी ज्वाइन करेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज इन द स्टेट। ये सवाल कहां से? शेड्यूल एरिया से। एंड यूपीएससी ने क्या 2024 में पूछा, 2022, 2022, 23 एंड देखिए 24 लगातार। तो मैं लेटेस्ट क्वेश्चन ही लेके आता हूं ताकि आपको समझा सकूं कि यूपीएससी किस तरह से यहां पर फोकस कर रहा है। Schedule, it is the governor of a state who recognizes and declares any community of the state as a scheduled tribe. A community declared as a scheduled tribe in a state need not to be so in the other state. यूपीएससी ने सवाल कहां से पूछा? थीम नंबर 2, शेड्यूल। ये मैं पॉलिटी की थीम्स में समझाता भी हूं। तो 2 थीम्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड शेड्यूल। लेकिन जो मेरा प्रॉमिस था, इन दोनों को मर्ज करके क्या सवाल पूछेगा, एंड दैट इज
52nd amendment of the constitution 1985, that is 10th schedule of the constitution. 10th schedule एंटी डिफेक्शन लॉ इंपॉर्टेंट है, क्यों? 1985 मतलब 40 इयर्स भी कंप्लीट हो रहे हैं, 40 इयर्स ऑफ 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा? बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द एग्जामिनर्स माइंडसेट। एग्जामिनर 40 इयर्स, 50 ईयर, 10 इयर्स, 20 ईयर ऐसे फोकस करता है। एंड सेकेंडली वो दो थीम्स को मर्ज करके सवाल पूछता है। पहली थीम है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आपके सामने लिखा है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, पहला थीम। एंड दूसरा ये किसके बारे में? ये शेड्यूल के बारे में, 10th शेड्यूल। तो शेड्यूल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये दोनों थीम यहां पर मर्ज होती है, इसलिए टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये टॉपिक पढ़ के जाएंगे, होली आने वाली है, ये टॉपिक पढ़ लीजिए, होली में रंग खेलिए, कुछ भी खेलिए, और ये टॉपिक जो आप सीख रहे हैं ऐसे इस अप्रोच से और टॉपिक्स खुद भी निकालिए और यूपीएससी के इस गेम को थोड़ा सा मास्टर कीजिए। तो आइए मैं आपको समझाता हूं इसमें क्या हुआ था और आपको मोटा मोटा पढ़ना क्या है, यानी इंपॉर्टेंट इसमें भी क्या होता है, इसमें भी क्या पूछ सकता है, उन एरियाज को भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। द ब्रॉडर थीम इज डिस्क्वालिफिकेशन। द ब्रॉडर थीम इज डिस्क्वालिफिकेशन। एमपी या एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन दो ग्राउंड पे हो सकता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड फॉर द यूनियन आर्टिकल 101 to 114 एंड आर्टिकल 190 to 193 फॉर स्टेट एमएलएस। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ग्राउंड लिखे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा यूपीएससी आपको कंफ्यूज कहां करेगा, इसलिए मैं बोला कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशन में अलग ग्राउंड लिखे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन एक्ट करता है, हु विल रिमूव, who will decide on the disqualification, on who will decide on the disqualification question। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड के ऊपर कौन डिसाइड करता है एंड 10th शेड्यूल में कौन डिसाइड करता है, ये दोनों का आंसर डिफरेंट होगा और यूपीएससी वहीं पर फंसाएगा आपको, यानी जो कॉन्सेप्चुअली वीक लोग होंगे उनको यहीं से एलिमिनेट करेगा। तो ब्रॉडर क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर पूछ सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड क्या है, आर्टिकल 101 to 104 एंड 190 to 193 यूनियन एंड स्टेट रिस्पेक्टिवली। एंड 10th शेड्यूल में भी डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड मेंशन है। तो 10th शेड्यूल इन स्पेसिफिक एंड डिस्क्वालिफिकेशन इन जनरल इज इंपॉर्टेंट दिस टाइम ऑल्सो। ओवरव्यू, इस अमेंडमेंट ने 10th शेड्यूल को ऐड किया, साथ में इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल 101, 102, 190 एंड 191 को चेंज भी किया। एंड इस अमेंडमेंट ने कुछ भी रिपील या रिमूव नहीं किया। तो इस अमेंडमेंट ने क्या क्या किया, एक 10th शेड्यूल को ऐड किया और आर्टिकल्स को थोड़ा सा चेंज किया, मॉडिफाई किया। इसी को हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 को। एंड दिस प्रोवाइड फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड अलग है और 10th शेड्यूल में ये ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन अलग है। और इसका एम क्या है, ऐसा क्यों करना चाहते हैं? जो आया राम गया राम का कल्चर था, पैसे लिए पार्टी चेंज कर दिया, ये जो खरीद हो रही थी खरीद फिरौत हो रही थी, इसको कर्ब करने के लिए, तो प्रमोट द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड कर्ब द करप्शन, स्पेशली द प्रैक्टिस ऑफ आया राम गया राम। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। ये कौन से ग्राउंड है, ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन क्या हो सकते हैं? डिफाइंड ग्राउंड्स फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स के लिए अलग ग्राउंड है एंड नॉमिनेटेड के लिए अलग ग्राउंड है। इलेक्टेड के लिए क्या है, वॉलंटरी अगर अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दें, अगर आप बीजेपी के हैं तो बीजेपी की पार्टी मेंबरशिप छोड़ दें तो आपको डिफेक्शन के कैटेगरी में डाल के आपको निकाला जा सकता है। अगर आप पार्टी डायरेक्टिव के अगेंस्ट वोट कर दें, जहां पर कंपलसरी है, लाइक इफ देयर इज नो कॉन्फिडेंस मोशन, और अगर आपको पार्टी ने बोला है कि आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट में वोट करना है, अगर आपने साथ में सपोर्ट में वोट कर दिया तो गए। एंड ज्वाइनिंग दी अदर पार्टी आफ्टर इलेक्शन, आपने बीजेपी से चुनाव लड़ा और कांग्रेस में जाके बैठ गए, या कांग्रेस से चुनाव लड़ा बीजेपी में जाके बैठ गए, तो ये अगर आप काम करेंगे तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन का ये ग्राउंड है, आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा अंडर 10th शेड्यूल। एंड नॉमिनेटेड मेंबर इफ ही कैन ज्वाइन अ पार्टी विद इन 6 months। अगर आप नॉमिनेट हुए हैं, सुनिए मेरी बात, अगर आप नॉमिनेट हुए हैं आप पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं विद इन 6 months। आफ्टर 6 month अगर आपने कोई पार्टी ज्वाइन की, आफ्टर 6 month अगर आपने कोई पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद आपको डिफेक्शन की कैटेगरी में ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन लगेगा और उसके बाद आपको 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लगा के आपको निकाला जा सकता है। यानी नॉमिनेटेड मेंबर क्या कर सकता है, विद इन 6 months ज्वाइन कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो नॉमिनेटेड है। अगर आप प्रेसिडेंट साहब ने 12 मेंबर जो राज्यसभा में है उनको नॉमिनेट किया है, उनके पास ये कम से कम पावर होनी चाहिए कि विद इन 6 months में कोई पार्टी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर 6 months नहीं कर सकते।
एंड दूसरी चीज, अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, इंडिपेंडेंट कोई लड़के आया है, निर्दलीय है, अगर इंडिपेंडेंट है कोई, यानी आप ये कह के आए हो कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूं और मैं अच्छे अच्छे काम ऐसे ऐसे काम करूंगा और आप तब जीत के आए हो, तो यू कैन नॉट ज्वाइन पार्टी, यू कैन नॉट ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी। आप इस केस में पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते हो। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो आपको नॉमिनेटेड और इंडिपेंडेंट मेंबर में अंतर रखना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज ना करे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। हु विल डिसाइड ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन? 10th शेड्यूल में कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर और द चेयरमैन टू डिसाइड ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन मैटर। जिस हाउस में भी होगा उस हाउस का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो डिसाइड करेगा डिस्क्वालिफिकेशन मैटर में। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड होगा, आर्टिकल 101 से 104 है, तो फिर प्रेसिडेंट विल डिसाइड। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन अगर वो 190 से 193 है या 192 है, तो आप मुझे बताइए कमेंट में, एमएलए के केस में कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड के बेसिस पर हु विल रिमूव, हु विल टेक द डिसीजन ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन? ये कमेंट बताइएगा। ये थोड़े थोड़े फाइन डिफरेंस, ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं लाएंगे तो दिक्कत होगी। यानी डिफेक्शन के केस में कौन रिमूव करता है? अगर स्पीकर है, अगर लोअर हाउस है, लोकसभा है, तो स्पीकर विल रिमूव। अगर डिस्क्वालिफिकेशन एमपी का हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं आर्टिकल 101 से 104, वहां पर डिसीजन कौन लेगा? वहां पर प्रेसिडेंट साहब डिसीजन लेंगे। ये आपको समझना पड़ेगा। साथ में एक कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्लिट भी था 1/3 मेंबर्स में। अगर आप कहें इफ 1/3 मेंबर्स ऑफ अ पार्टी डिफेक्टेड टू अनदर पार्टी, इट वुड अमाउंट टू डिफेक्शन। If 1/3 member of a party defected to another party, it would amount to defection under the category of 52nd amendment of the constitution। यानी 10th शेड्यूल में अगर 1/3 मेंबर जो हैं दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, which means it will amount to defection। इसी चीज को चेंज किया किसने? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। देखिए 2 अमेंडमेंट हो गए अब आपके लिए, एक 52nd इंपॉर्टेंट हो गया, एक 91st इंपॉर्टेंट हो गया, साथ में शेड्यूल एरियाज 10th शेड्यूल इंपॉर्टेंट हो गया। और देखिए किस तरह से मर्ज कर रहा हूं। एंड 2003 इसको भी 20 इयर्स के अप्रॉक्स कंप्लीट हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं सर एग्जैक्टली नहीं हो रहा है। अरे भाई ठीक है, एग्जैक्टली नहीं हो रहा है, पर यूपीएससी 1 ईयर ऊपर नीचे करता है, इतना उनको लेवरेज देना पड़ता है, क्योंकि वो भी इतना लेवरेज लेके काम करते हैं, इतना लेवरेज लेके काम करते हैं। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। 91st अमेंडमेंट यहां से पूछ सकता है कैसे? फर्दर चेंजेस इंट्रोड्यूस थ्रू 91st अमेंडमेंट। क्या क्या एडिशन हुआ? आर्टिकल 75 में क्लॉज 1A क्लॉज 1B ऐड हुआ, आर्टिकल 164 में क्लॉज 1A 1B ऐड हुआ, एंड 10th शेड्यूल को मॉडिफाई किया गया। देखिए आप समझिए मॉडिफाई कर, देखिए क्या पहले क्या किया गया? लिमिटेड द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट बोथ द सेंटर एंड द स्टेट 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा और द रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो साइज होगा वो 15% हो सकता है। पहला तो ये लिमिट किया, यस। और साथ में फर्दर इफ द एमपी एमएलए एमएलसी इज डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, he/she also disqualified to be appointed as minister। अगर किसी को एमपी एमएलए एमएलसी बनने में डिस्क्वालीफाई किया द ग्राउंड ऑफ द डिफेक्शन, देन उसको मिनिस्टर बनने के लिए भी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। सेकंड, दिस 91st अमेंडमेंट डिलीटेड द प्रोविजन ऑफ द स्प्लिट। 1/3 स्प्लिट का डिवीजन, ये क्लॉज हटा दिया, ये प्रोविजन हटा दिया। एंड उन्होंने इंट्रोड्यूस क्या किया? इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मर्जर 2/3। तो स्प्लिट का हटा दिया कि 1/3 स्प्लिट करेगा तो उसको डिफेक्शन कहेंगे। ये कॉन्सेप्ट मर्जर का ला दिए कि अगर 2/3 मर्ज करेंगे, अगर कोई पार्टी है उसके 2/3 मेंबर अगर वो जाकर कहीं से मर्ज हो जाएंगे, सो अगर उससे कम है तो उसको डिफेक्शन माना जाएगा, उससे ज्यादा है तो उसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। एंड इंक्रीज द बार फ्रॉम 1/3 टू 2/3 इन ऑर्डर टू डिक्रीज द अपॉर्चुनिस्टिक डिफेक्शन व्हेन मेंबर वुड डिफेक्ट टू अनदर पार्टी फॉर सम पॉलिटिकल गेन और द मिनिस्ट्रियल पोस्ट। इस चीज को कर्व करने की कोशिश की किसने? 91st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने। सो दिस इज ऑल अबाउट 52nd अमेंडमेंट 1985। 40 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं और यूपीएससी आपसे इस तरह के सवाल भी पूछ सकता है। एंटी डिफेक्शन ये तो पता है, इस सवाल का जवाब क्या होगा? द लॉ स्पेसिफाइज दैट द नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ्स। ये गलत लिखा है। ही और शी कैन ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि नॉमिनेटेड है, विद इन 6 मंथ, बियॉन्ड 6 मंथ नहीं कर सकता, तो ये गलत हो गया। And the law does not provide any time frame within the presiding officer has to decide a defection case। ये एकदम सही है। लॉ ने कुछ नहीं कहा कि आपको यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर कब तक डिसाइड करेगा, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 2 ओनली हो जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। एंड 15% ऑफ है, होली है, तो इसमें अपने इस ऑफर का फायदा उठाइएगा और अपने
अंदर एक रंग और लाइए, एक खूबसूरती और लाइए जो है पॉजिटिविटी का। ये रंग हमेशा लाएंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। ये एग्जाम भी निकलेगा और निकालने का मजा भी आएगा। वंस अगेन हैप्पी होली इन एडवांस। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।